हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में एक जो काव्य शास्त्र का टॉपिक है छंद, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास और जो व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हैं। आज जो काव्य शास्त्र में जो ये छंद टॉपिक है, ये छंद टॉपिक हम करेंगे और ये करने के बाद में लगभग काव्य शास्त्र के भी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। एक मेरा अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम पे, अगर आप देखना चाहे तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे मैं अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप जाकर उस पर भी देख सकते हो। अब हम बात करें छंद क्या है। हम बात करें कि छंद यानी छंद है क्या, तो हमारा जो काव्य जो बना हुआ है उस काव्य के अंदर क्या कुछ नेम कायदे होते हैं, उस नेम के हिसाब से ही वो चलता है, यानी तब ही वो सुंदर लगता है। जैसे हम इस छंद को छोड़कर हमारी जिंदगी पे आए तो हमारी जिंदगी के भी कुछ नियम कायदे, उस नियम कायदे जिसे समाज ने तय कर रखे, कुछ हमारे खुद के होते, उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ही हम अच्छे लगते हैं। तो उसी प्रकार हम माने कि जो काव्य है उस काव्य के भी कुछ नियम कायदे होते, किस प्रकार में बोलना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे धीरे बोलना है, तो ये जो है उसके हिसाब से ही काव्य की रचना होती है। तो वही मोटा मोटी माने हम तो वो छंद है। ठीक है, अब उसके कुछ नेम कायदे हम उसको देखते हैं। वर्ण और मात्राएं, वर्ण और मात्राएं, ठीक है। तो हमने वर्णमाला पढ़ी है और उसकी मात्राएं पढ़ी, जैसे क ख ग ग ऐसे पढ़ते हैं तो ये वर्ण हो गए, और मात्राएं से क का की, तो इसमें आ की मात्रा लगी, ई की मात्रा लगी, इस प्रकार मात्राएं हुई। तो वर्ण मात्राएं आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हर्स्व और एक दीर्घ। अगर ये आपने क्लास नहीं देखी है तो मैंने वर्णमाला पढ़ाई है, अच्छे से आपको समझाया है और आपको देखना जरूरी भी है, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपके सिलेबस में वर्णमाला लिखा हुआ है तो उस वर्णमाला वाले टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी आपको वर्णमाला अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जब तक ये बेसिक है, ये चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आप दूसरी चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो वर्ण कितने हो गए, हर्स्व और दीर्घ, दो वर्ण हो गए हमारे। हर्स्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। छंद शास्त्र में हर्स्व को लघु, यानी छंद शास्त्र में इसको हर्स्व को क्या बोला जाता है, लघु, और दीर्घ को गुरु बोला जाता है। तो एक लघु हो गया, एक गुरु हो गया। लघु छोटा हुआ और गुरु बड़ा हुआ। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की दो मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, जैसे लघु आएगा तो वहां पर हम इस प्रकार एक जो डंडी होती है इस प्रकार लगाएंगे, यानी लघु वर्ण की एक डंडी यहाँ लगा दी, जैसे ऐसे होगी। और गुरु वर्ण है उसको जो हम अंग्रेजी में एस लिखते हैं इस प्रकार लिखेंगे। तो ये मात्रा जो प्रदर्शित करने के जो प्रतीक है जिसको हम चिन्ह बोल सकते हैं। मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। यानी हमने स्वर देखे, व्यंजन भी पढ़े हैं, तो मात्रा सिर्फ किसकी होगी, स्वरों की होगी। यानी छंद को पढ़ने से पहले ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में सेट होनी जरूरी है। अगर ये बातें अगर आपके दिमाग में अच्छे से सेट नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे छंद वाले टॉपिक को। और छंद वाला टॉपिक इतना भारी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। छंद का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं आप अच्छे से उसको सही करके आ सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जहाँ छंद का टॉपिक लगा हुआ एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप जैसे मान लिया एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 4 नंबर पक्के कर सकते हो। तो ये आराम से है, अच्छे से पढ़ो इसको। एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा क्लियर हो, यानी एग्जाम में अच्छे से करने के लिए वो क्वेश्चन आपको करने ही करने होते हैं जो सरल होते हैं, दूसरे लड़के करके आते हैं आप छोड़ के आते हो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं उनको अगर आप छोड़ के आते हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है और उसको ज्यादातर जो लड़के वो छोड़ के आते हैं। तो आपको जो सरल क्वेश्चन होते हैं उन टॉपिक को तो अच्छे से करना ही करना होता है। अब देखिए, ए, छोटाई, छोटा ऊ और री, छोटा ही है, और एक लिरी जो संस्कृत में चलता है।
लघु वर्ण है, ये सारे क्या है, लघु वर्ण है। इनकी एक मात्रा काउंट होगी, इनकी कितनी मात्रा होगी, एक, और इनकी एक मात्रा होती है। आ, बड़ाई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, गुरु वर्ण है। इनकी दो मात्राएं काउंट होगी, जो मैंने आपको इस प्रकार का सिंबल बताया था, जो एस की तरह लिखा जाता है। समझ में आ गया। ये जो है इनकी एक मात्रा काउंट होगी, और ये है ये जो दो मात्रा काउंट होगी। इनको लघु वर्ण बोले जाएंगे और इसको गुरु वर्ण कहा जाएगा। लघु वर्ण का गुरु कब मानना है, यानी का मतलब कि लघु वर्ण है किस स्थिति में गुरु हो जाता है, आपको गुरु उसको कब मानना है वो देख लीजिए। अनुस्वार से युक्त होने पर, यानी अगर कोई शब्द है जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अगर वो छोटा है तो भी उसको गुरु मानना है। जैसे हंस, हंस शब्द है, संयम शब्द है, तो इसके अंदर जो है और स है इसको गुरु मानना है और स को क्या मानना है, गुरु मानना है। परंतु मात्रा किसकी लगी है इसकी, जैसे है उसमें तो ऐ है सिर्फ, और स है उसमें भी ऐ है, परंतु नेम क्या कह रहा है, जिसके ऊपर अनुस्वार लग जाए तो उसको आपको क्या मानना है, उसको गुरु मानना है। अगर यहाँ पर हा होता फिर अगर लगता चंद्रबिंदु तो भी गुरु ही मानना, क्योंकि तब तो आ बड़ा है, गुरु है ये, परंतु वो अगर छोटी मात्रा तो भी गुरु मानना है। विसर्ग से युक्त होने पर, यानी अगर विसर्ग लगा हुआ, जैसे दुख, दुख के विसर्ग लगा तो दु है, वो क्या होगा, बड़ा होगा। देखने में दुख के छोटी है भाई, उनकी मात्रा छोटी है, परंतु इसको छोटा नहीं मानना, इसको गुरु मानना, तो ये भी याद रखना आपको। संयुक्त व्यंजन के पूर्व है, यानी संयुक्त व्यंजन का मतलब दो व्यंजन एक साथ आएंगे जुड़े हुए, जैसे सत्य, तो अब सत्य के अंदर यानी त आया है, तो जैसे मान लिया ये स लिखा हमने, फिर ये हलंत वाला त है भाई, इसमें सबर नहीं है, और फिर यहाँ पर हमारे ये आया है, तो हमारे को ये जो ये कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व ये जो व्यंजन है ये संयुक्त हो गया भाई, दोनों इसके जुड़े हुए है, ये त आधा इसके जुड़ा हुआ है, तो इससे पूर्व वाला जो शब्द स है, इस स को हमारे को गुरु मानना है। इस त की तो कोई मात्रा होगी नहीं भाई, ये जो व्यंजन, सॉरी इसमें सबर है नहीं, तो हमारे को इस स को क्या मानना है, गुरु मानना है। देखो स को गुरु मानना है, ये बातें याद रखनी, तो ही आप मात्राओं को अच्छे से काउंट कर पाओगे छंद में, वरना आपका ट्यूशन गलत हो जाएगा। हलंत व्यंजन के पूर्व है, यानी जिसके हलंत लगा हुआ है, जैसे सत, ये देखो नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यही बात आ गई, तो इसके आगे वाला है वो स, वो गुरु होगा। महत, तो इसके देखो हलंत लगा हुआ, तो इसके आगे वाला है वो गुरु होगा, तो स और है उसको गुरु मानना है। समझ में आ गया अच्छे से। चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो तो, जैसे यानी का मतलब कई बार ऐसा होता है कि चरण के अंत में जैसे मात्राएं दे रखी, जैसे 13 मात्रा दे रखी और 12 आ रही है, तो वो जो चरण के अंत में, तो उसको अपने हिसाब से हम लघु या गुरु मान सकते हैं आवश्यकता होने पर। सभी जगह नहीं मानना है, जहां पर आवश्यकता हो। ये जो नेम कायदे जो विद्वानों ने बनाए हैं उसके आधार पर है, तो ये ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, 2-4 बार 5 बार एक बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नोट, चंद्र बिंदु से युक्त होने पर वर्ण की मात्रा में अंतर नहीं पड़ता है, यानी अनुस्वार लगा हुआ तब मात्रा डबल माननी है, यानी का मतलब गुरु मानना है। बाकी अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु है तो है वाला है, तो जैसे एक है तो एक की मात्रा निकली है, तो आपको लघु ही मानना है। अगर हा है फिर चंद्र बिंदु लगा है, तो आपको उसको गुरु मानना है। बाकी चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो अनुस्वार का ही फर्क पड़ता है, चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गण और उनके भेद, गण और उनके भेद, यानी गण क्या है, देखो गण क्या है, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों के 8 भेद है, यानी हमारे 8 गण माने गए हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे। उन गणों को देखने से पहले एक सूत्र लिखा हुआ, उस सूत्र के आधार पर ही गणों का निर्माण होगा। देखिए गणों को ज्ञात करने का सूत्र, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा, ये सूत्र। अब हमारा जो सूत्र है वो क्या था, ये माता राजभान सलगा, ये था। तो देखो ये कि यगण हो गया, मैं से मगन हो गया, यानी ये माता राजभान, और यहां इधर लिख देता हूं सलगा। अब देखो ये से यगण,
मा से मगन, ता से तगन, रा से रगन, जय से जगन, भ से भगन, न से नगन, और आगे स दे रखा है, ये रहा, तो ये हो गया सगन। ठीक है, अब देखो, ये माता राजभान सलगा, ये सूत्र हो गया। अब ये गण है, उसके अंदर ये जो एक मात्रा, फिर दो, दो ऐसा, ये तो दो गुरु मात्रा। ठीक है, इसके अंदर तीनों गुरु है, इसके अंदर दो गुरु एक लघु है, इसके अंदर गुरु है, बीच में लघु है, फिर गुरु है, इसके अंदर दोनों साइड में लघु है, बीच में गुरु है, इसमें आगे गुरु है, फिर दो लघु है, इसके अंदर तीनों लघु है। यानी ये जो मात्रा है, ये इसको हम याद, इसमें लिखा आदि लघु, यानी आदि का मतलब आगे लघु, तीनों गुरु, अंत्य गुरु, मध्य गुरु, मध्य गुरु, आदि गुरु, तीनों गुरु। ये तो आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र से काउंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो सूत्र बनाया ना, वो सूत्र किस प्रकार बनाया, यगण की हम कैसे मानेंगे कि भाई इसके अंदर एक लघु और दो गुरु है। तो देखो, ये माता लिख दिया, ये माता तीन यगण है, तो इसके अंदर तीन शब्दों को पकड़ना हमें, तीन शब्दों, तो सूत्र में ये माता, ये माता यहां तक लेनी है, तीन शब्द ले लिया, तीन शब्द, तो ये माता लिखी। पर यहाँ पर मैं आया तो माँ से मातारा, या माँ से स्टार्ट कर दो, एक शब्द आगे जोड़ दो, तो मातारा, फिर ता आगे तो ताराज, ये ताराज हो गया, फिर रा आगे रगण है, तो रा से राजभा, ये राजभा हो गया, फिर भगण है, सॉरी जगन है, तो जय भान है, ये जबान हो गया, फिर आगे भगण है, तो भान है, और ये स हो गया, तो ये भानस, फिर आगे क्या है, सगण है, सॉरी नगण है, तो नस्ल हो गया, और फिर उसके बाद में हमारा 7 नंबर के बाद में कौन सा है, सगण है, तो सगण के अंदर सलगा, ये जो आगे दो दे रखे सलेगा, तो ये देखो सलगा, ये ल और गा इसलिए आगे लगाए क्योंकि इस शब्द को पूरा करना होता है, तो ये सलगा, ये हमारे हो गए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारे को समझ में नहीं आया। अब यही मात्रा काउंट होगी, ये मात्रा है ना, वो ये मात्रा ही काउंट होगी, इसलिए इसको ये मात्रा राजबान सलगा बनाए, यानी यगण है, उसके अंदर एक लघु आएगा और दो गुरु आएगा। अब देखो ये भवानी शब्द है, भवानी शब्द में लगा के देखिए, तो भय में एक की मात्रा है, तो एक आएगा, भाई एक ही आएगा, ये रहा एक, यहाँ दे रखा है। फिर देखो वाह में आ की मात्रा, तो आ का गुरु होगा, और नी में बड़ी ई की है, तो ये गुरु होगा। तो देखो भवानी शब्द का जरूरी नहीं है भवानी शब्द ही, कोई सा भी शब्द हो सकता है, जिसके हम आगे जो देखेंगे तो वहां देखेंगे, यानी गुरु होगा, तो उस जो गुरु वर्ण होगा उसके दो भाई मात्रा गुरु मानना है, और एक जो होगा हर्षेश्वर, उसकी मात्रा हमें एक माननी है। जैसे सावित्री शब्द आ गया, आदित्य शब्द आ गया, भारती शब्द आ गया, गणेश शब्द आ गया, शंकर शब्द आ गया, अनिल शब्द आ गया, ये इनके उदाहरण दे रखे। बाकी सूत्र आपको ये याद रखना, ये माता राजबान शलगा, इन सूत्र के आधार पर ये काउंट हो जाएंगे, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। फिर आप ये हो गया यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये इस प्रकार 8 गण हो गए। ठीक है, और इसके सूत्र हो गए, तो आप अच्छे से इसको याद कर पाओगे, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया तो आप अच्छे से कर लोगे। आगे दे रखा यति, यति क्या है, एक होती है यति और एक होती है गति। तो यति है बीच बीच में छंद को पढ़ते नहीं, पर ढ, ये यहाँ पर ढ, ठीक है, ढ लिखा हुआ है, पढ़ते समय रुकना ही यति कहलाता है। यानी हम जब पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पर रुके, फिर वह स्कूल में पढ़ाई करेगा, तो इस प्रकार जो बीच बीच में हम रुकते हैं, तो वहां जो रुकने वाली जो है वो यति कहलाती। जैसे तारे डूबे, यहाँ पर रुके, तम टल गया, यहाँ रुके, छा गई व्योम लाली, यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। तो ये जो बीच बीच में जहां पर रुके नहीं, यही यति है, बीच बीच में रुकना क्या कहलाती है, यति कहलाती है। गति क्या है, छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है। यानी छंद को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम, जिसे छंद का मतलब गाना हो गया, गाने को कभी नीची आवाज में फिर ऊंची आवाज में इस प्रकार गाते हैं, उसके गाने की जो लय और टोन होती है, वही क्या है, गति है, वही गति है। तो यति और गति आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब छंदों के प्रकार, यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो गया मात्रिक छंद और एक हो गया वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होगी और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होगी। अब ये मात्रिक छंद इसको तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। एक हो गया सम यानी सममात्रिक, एक अर्धसम यानी अर्धसम मात्रिक और एक विषम यानी विषम मात्रिक। तीन हो गया सम, अर्धसम और विषम। सम में क्या होगी? सारी मात्राएं समान होगी, जो तीन चार लाइनें देगी उनमें सारी समान मात्राएं होगी। अर्धसम में आधे लाइनों में अलग होगी और आधी लाइनों में अलग होगी, और विषम के मायने सभी में अलग अलग मात्राएं होगी। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। फिर इसके जो सम मात्रिक है इसके दो भेद और किए गए, एक होता साधारण और एक होता दंडक। यहां तक समझ में आ गया। वर्णिक छंद, तो वर्णिक के दो भेद किए गए, एक होता गणबद्ध और एक होता मुक्तक। गणबद्ध में कहने का मतलब जो गण है जो हमने अभी देखे हैं, ये गण मगण तगण रगण सगण देखे है ना अभी, तो ये जो गण है वो गणों के आधार पर चलेगा, उसमें फिक्स होंगे वो गण। यानी पहली लाइन में अगर जो सारे गण दे रखे वो वही दूसरी लाइन में होंगे, शब्दों को इस प्रकार सेट किया जाएगा। और मुक्तक में क्या होगा? जो मुक्त छंद है, मुक्त छंद की जो स्थापना किसने की थी? निराला ने की थी। मुक्त छंद की स्थापना निराला ने की थी, जिसको रब्बड़ छंद भी कहते हैं। और वर्तमान में जो सारी रचनाएं करीब करीब जो रचनाएं वो मुक्त छंद में होती है। मुक्त छंद में ऐसा नहीं पहले लाइन में जैसे 15 मात्राएं आ गई तो दूसरी में 10 आ सकती है, उससे आगे वाले में 20 आ सकती है, मुक्त रहेगा वो, इसमें किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं रहेगा। अब जो गणबद्ध है, इस गणबद्ध को भी तीन भागों में किया गया। एक होता सम, जिसमें सारी मात्राएं समान होगी, अर्धसम आधे में समान होगी, और विषम के मतलब जो अलग अलग होगी। ठीक है, इसमें भी यही कहानी है कि जो साधारण और विषम, विषम नहीं है यहाँ पर दंडक है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? दंडक है, साधारण और दंडक। तो सम है उसमें साधारण और दंडक दो होंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो छंद क्या है, छंद में मात्राएं और वर्ण है उनकी गिनती होगी। अलग अलग जो सम मात्रिक विषम मात्रिक वो पढ़ लिए, कितने गण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक हमने जो टॉपिक अभी देखा है, इसमें अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आगे हम जो छंद के बारे में, जो मात्रिक छंद है वो कौन कौन से, उसके बाद में वर्णिक छंद वो कौन कौन से, ये हम आगे की क्लासों में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।